विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 9 प्राकृतिक संसाधन के दूसरे भाग में पार्ट 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में संसाधन अर्थात क्या, संसाधनों का वर्गीकरण और जल संसाधन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जल संसाधन संबंधी समस्याएं और उसके निराकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जल प्रदूषण कैसे फैलता है, क्या प्रभाव इसका पड़ता है। तो जल प्रदूषण यह एक वैश्विक समस्या है और ये प्रदूषण जो सतह जल के रूप में, चाहे वो तालाब हों, झरने हों, नदियाँ हों और या भूमिगत जल हो, ये जो जल प्रदूषित होता है, ये समस्या आज पूरे विश्व के सामने खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किसान अपने खेतों में अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जंतुनाशक दवाइयों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और जब वर्षा होती है तो ये कीटनाशक दवाएं, जंतुनाशक दवाएं पानी के साथ घुलकर नदियों और सरोवरों में पहुंचती हैं, तो नदियों और सरोवरों के जल को प्रदूषित करती हैं। इस तरह से जो पृथ्वी की सतह पर का जल है, सतह जल, वो प्रदूषित होता है। साथ ही साथ कुछ धार्मिक मान्यताओं के कारण नदियों में जो मृतदेह को विसर्जित किया जाता है, बहाया जाता है, पूजा पाठ, कर्मकांड से संबंधित जो फूल एवं पत्तियाँ होती हैं, उन चीज़ वस्तुओं को नदियों में विसर्जन करने से नदी का जल दूषित होता है। गंगा नदी के दूषित होने का ये भी एक कारण है। हरिद्वार में नदी के किनारे के मंदिरों में आरती के समय जो हजारों दीपक जलाए जाते हैं, वो दीपक नदी में रखने की परंपरा चली आ रही है और जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है। वहीं साथ साथ जो बड़े बड़े शहर आए हुए हैं, वो किसी न किसी बड़ी नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। उन शहरों के द्वारा निकलने वाला गंदा पानी या उद्योगों का पानी, कचरा सीधे नदियों में गिराए जाने से पानी का प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण होता है, नदियाँ प्रदूषित बनती हैं। उसी प्रकार जो भूमिगत जल है, जिसका बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ उपयोग और उसका प्रभाव यह पड़ा है कि भूमिगत जल का स्तर नीचे गया है। परिणाम स्वरूप उसमें नमक, क्षार का प्रमाण अधिक है और क्षारयुक्त पानी के उपयोग से शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भूमिगत जल से सिंचाई करने से जो उपजाऊ ज़मीन है वो क्षारयुक्त बनती है या अनुपजाऊ बन जाती है। कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनमें से निकलने वाला रसायन युक्त लाल पानी, दूषित पानी बोर करके ज़मीन के नीचे उतार दिया जाता है, जिसके कारण भूमिगत जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार प्रदूषित हुए भूमिगत जल का जो उपयोग है वो कई तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब ये जल प्रदूषण के निराकरण के क्या उपाय हैं, इसके बारे में चर्चा होगी कि जल संसाधन संबंधी जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके गंभीर परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। इन समस्याओं को हल करने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसमें पहला उपाय ये है कि सजीव खेती को प्रोत्साहन देना, अर्थात सजीव खेती करके और अपने फसलों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और कीटनाशक के रूप में हानिकारक रसायनों के स्थान पर
जो प्रकृति से बिन नुकसानकारक पदार्थ और जैविक कीटनाशक हैं उनका उपयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नदियों को लोक माता या माता की संज्ञा दी गई है, तो ऐसा समझकर कोई भी नदी में प्रदूषण का प्रमाण बढ़े नहीं, इस परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा उपाय है जो शहरों का गंदा पानी है या उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है वो नदी में गिराने से पहले, नदी में छोड़ने से पहले उचित ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि भूमिगत जल का उपयोग कम करने के लिए जो वर्षा का जल है उसका संग्रह करके और कृषि में, खेती में उस जल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें अद्यतन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कम पानी में से कृषि करने से जो भूमि का क्षरण है, भूमि का कटाव रुक जाता है। पांचवा पॉइंट है कि ट्यूबवेल द्वारा जो प्रदूषित पानी नीचे भूगर्भ में उतारा जाता है बोर करके, वो एक दंडनीय अपराध है, गंभीर अपराध है। इस प्रकार की जो आपराधिक प्रवृत्ति लोग करते हैं उनको रोकना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, ये तो जल संसाधन के बारे में हुआ। अब इसके बाद भूमि संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आदिकाल से विविध क्षेत्रों में भूमि का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर भूमि का उपयोग खेती के लिए होता है। इसके अलावा खेती के अंतर्गत जो उपयोग में आने वाले भूभाग हैं, जिसको हम सॉइल या मिट्टी के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा उपयोग भी होता है। अगर उसका खेती के अलावा कोई दूसरा उपयोग हो तब हम उसे भूमि या लैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भूमि का उपयोग निवास के रूप में, परिवहन मार्ग, उद्योग, जलाशय, उपवन आदि कार्यों के लिए भी मानव भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। ऊसर एवं बंजर जमीन को शुद्ध करके, परिवर्तित करके मानव उस ज़मीन पर खेती करने का प्रयत्न करता है, उसे खेती लायक बनाता है। अर्थात अनेक रूप से मनुष्य भूमि का उपयोग करता है। तो भूमि संसाधन में सबसे पहले हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे कि भूमि का उपयोग खेती के लिए प्राचीन काल से मानव करता आया है। कृषि की शुरुआत के साथ मानव के अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, इसके बारे में चर्चा हुई है। तो कृषि का विकास ये मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण परिबल माना जाता है। इजिप्ट और भारत के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, जहाँ सदियों से खेती लगातार हो रही है, भारत में वेद काल में भी पद्धतसर कृषि की जाती थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। समयांतर कृषि के विकास के साथ अनुकूल जलवायु और उपजाऊ कृषि विस्तार में अस्थायी रूप से कृषि पद्धति का विकास हुआ। ये तीव्र गति से पूरे विश्व में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अधिवास अस्तित्व में आया। अगर हम 18वीं सदी के बारे में चर्चा करें, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका प्रभाव एशिया, अमेरिका और अफ्रीकी देशों के ऊपर पड़ा, यूरोपीय संस्थानों में वहाँ के कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आया और उसका विशिष्टीकरण हुआ, जिसमें गेहूँ, धान, गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि मुख्य फसलें उसमें ली जाने लगी। इन फसलों की मांग बढ़ने से व्यापारिक एवं बागायती कृषि का विकास हुआ और विश्व में कृषि के विभिन्न फसलों का वैश्विक बदलाव देखने को मिला। मक्का जो मध्य अमेरिका में से विश्व के तमाम देशों में फैल गया और आलू एंडीज से यूरोपीय देशों में भेजी गई और भारत में पुर्तगाली लोग तंबाकू लेकर आए, तंबाकू का पौधा लेकर आए। आज के तकनीकी युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक कृषि में
टपक पद्धति, टपक सिंचाई पद्धति, फुहारा पद्धति, माइक्रो इरिगेशन, सजीव खेती पद्धति से खेती की जाती है। सामान्य रीति से ऋतु के अनुसार खेती की जाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग करके और अनुकूल वातावरण तैयार करके भी फसलें बड़े पैमाने पर ली जाती हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भूमि संसाधन से संलग्न समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो जो मुख्य समस्याएं हैं भूमि संसाधन से कि खेती लायक ज़मीन की कमी। आज बड़े पैमाने पर जो शहरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन मार्गों में सड़क मार्ग और रेल मार्ग का जितनी तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसके कारण जो खेती लायक ज़मीन है उसका प्रमाण लगातार घटता जा रहा है। दूसरा है अधिक सिंचाई से क्षारीकरण। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों की सुविधा प्राप्त होने से एक वर्ष में एक ही खेत में 3 फसलें पैदा की जाती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर सिंचाई करने से ज़मीन के नीचे की जो क्षारता है उसकी घनता कम होने से ऊपर आती है और ज़मीन में क्षारता के प्रमाण में वृद्धि होती है। तीसरी समस्या है ज़मीन का कटाव। ज़मीन की ऊपरी परत जब क्षारयुक्त बन जाती है तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल घट जाती है, जिसके कारण अधिक वर्षा होने से ज़मीन के कटाव की प्रक्रिया शुरू होती है। नदी के किनारे जंगल का प्रमाण कम होने से स्राव क्षेत्र में जल प्रवाह तीव्र बनता है, इसलिए निचले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और उसके कारण बाढ़ की स्थिति के कारण भी ज़मीन में कटाव की प्रक्रिया होती है। और अगला है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण अर्थात कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और परिवहन मार्ग में सड़क मार्ग और रेल मार्ग तथा जंगल प्रदेशों में हवाई जहाज़ केंद्र, कृषि को प्रोत्साहन, प्रदूषण, इन आदि कारणों से जंगलों का लगातार सफाया हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं अर्थात जंगल विस्तार तेज़ी से घट रहा है। और अगला है स्थलांतरित या झूम खेती। आज भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जंगलों को काटकर खेती लायक ज़मीन तैयार की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस प्रकार की खेती होती है, जिसे झूम खेती कहते हैं। ज़मीन की उत्पादकता कम होने से फिर से नए स्थानों पर जंगलों को काटकर खेती करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़मीन में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसमें लगातार फसलें लेने से जब उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति, उसका उपजाऊपन बिल्कुल घट जाता है, तो वो क्षेत्र छोड़कर नए जंगल क्षेत्र चुन करके जंगलों को काट करके और नई ज़मीन प्राप्त की जाती है और उस पर खेती की जाती है। इसीलिए इस खेती को स्थानांतरित खेती या झूम खेती के नाम से जानते हैं। अगली है सघन खेती। तो खेती के लिए सिंचाई, पूंजी और आधुनिक यंत्रों की अगर सुविधा हो तो वहाँ वर्ष में 3 फसलें ली जाती हैं। तो लगातार एक ही ज़मीन पर एक ही खेत में कई फसलें लेने से धीरे धीरे उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग। रासायनिक खाद में कई प्रकार की खादें आती हैं, जिसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट, DAP आदि का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जिसका मुख्य कारण होता है कि खेतों में अधिक उपज प्राप्त करना, जिसके कारण लंबे समय के बाद ज़मीन का उपजाऊपन भी धीरे धीरे कम होता जाता है और कीटनाशकों से की ज़मीन में मिलने से मिट्टी प्रदूषित होती है। अब ये भूमि संबंधी समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में। तो खेती योग्य ज़मीन की कमी को रोकने के लिए ज़मीन नवसाध्य की जाती है, अर्थात जो बंजर ज़मीन है, पड़ती ज़मीन है, अनुपजाऊ ज़मीन है, उसमें प्रयास करके उस ज़मीन को सुधार करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा करके उसको उपयोग में लाया जा सकता है। सिंचाई का आज जो बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण हो रहा है, सिंचाई की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जैसे टपक पद्धति, फुहारा पद्धति, माइक्रो इरिगेशन पद्धति जो अमल में लाई जा रही है, इनका उपयोग करके सिंचाई के लिए
पानी का उपयोग कम करके और मिट्टी के क्षारीकरण से रोका जा सकता है। ज़मीन का कटाव मुख्य कारण पानी का तेज़ प्रवाह है, जिससे तेज़ बहता हुआ पानी जिस ज़मीन पर से होकर बहता है और ज़मीन को काटता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो उस ज़मीन के कटाव करने वाले उस पानी के तेज़ प्रवाह को, उसकी गति को कम करने के लिए वनीकरण एवं बांध बनाना श्रेष्ठ उपाय है। और नदियों के ऊपर बांध बना करके या उसके आसपास वृक्षारोपण करके उस जल प्रवाह के वेग को घटाया जा सकता है। अगला उपाय है, जो पृथ्वी की सतह पर जंगल विस्तारों का प्रमाण तेज़ी से घट रहा है, जिसमें झूम प्रकार की खेती को बंद करने के लिए योग्य प्रयास किए जाने चाहिए और झूम खेती की जगह बागायती खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से ज़मीन की गुणवत्ता में कमी आती है, इसलिए गौमूत्र, जैविक कीटनाशकों, रासायनिक कूड़ा करकट एवं पशुओं के गोबर का खाद के रूप में उपयोग करना चाहिए। अर्थात रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग बड़े पैमाने पर करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा और इन्हीं मुद्दों के बारे में नेक्स्ट पीरियड में ऑनलाइन शिक्षण में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।